हेलो गाइस। तो गुड इवनिंग। आप लोग जल्दी जल्दी से कनेक्ट है तो फिर हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कैंसर सेल के ऊपर। ठीक है, और कैंसर की प्रॉपर्टी पे ही मेन हम लोग बात करने वाले हैं आज। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप कि आप लोगों में बहुत लोगों को कैंसर से बहुत सारे रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। आई गेस कि इस बार आपका मेरे इस सेशन से आपका ये प्रॉब्लम भी सही हो जाए। ठीक है। Okay. ओके गाइस, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं कैंसर का। तो गुड इवनिंग आदित्य। गुड इवनिंग। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई होप कि बहुत सारे लोग बीच में आएंगे ही, तो अभी स्टार्ट करते हैं। गाइस, कैंसर सेल के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें जो नॉर्मल सेल्स होती है, तुम्हारी जो नॉर्मल सेल्स है मान लो, ठीक है, वो नॉर्मल सेल जब तुम्हारा एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगता है ना, तो जैसे वो बहुत सारे ट्यूमर सेल मासेस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, उसमें बहुत ही जल्दी नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में बहुत ही जल्दी डिवीजन होता है उसमें, है ना, बहुत फास्ट डिवीजन होगा, फास्ट एंड रैपिड डिवीजन होगा। ठीक है, और कैंसर सेल्स बहुत ही चालाक होती हैं। ठीक है, इनको पता होता है कि किस तरीके से हमें इनको बिट्रे करके सेल के अंदर घुस करके कैसे उसकी रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज करना है, वो सारी चीजों के बारे में ये कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे बड़ी बात, कैंसर सेल्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्या होता है कि कैंसर सेल्स में हर बार पूछता है। अब देखो, मैं अब आप लोग एकदम अच्छे से बल्कि नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये मैं डिटेल्ड ही पढ़ा रही हूँ, है ना। यदि ये वाला तुमने तैयारी कर लिया, कैंसर अच्छे से पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको वापस से किसी भी तरीके का पढ़ने का जरूरत पड़ेगा, और मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी लास्ट में। ठीक है, तो देखिए, जो कैंसर सेल की पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपका जब नॉर्मल सेल, वही मैंने जो बताया कि जब नॉर्मल सेल अपने आप को, जब नॉर्मल सेल है ना, और ये जब बहुत सारे टिश्यू सेल मास में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी डिवाइड करके बहुत सारा सेल बनाए और काफी बड़ा, मतलब कि वो बना ले, मास ऑफ सेल बना ले। ठीक है, जैसे टिश्यू सेल मास, है ना, बना लेगा, तो ये अब ट्यूमर का काम करेगा, ट्यूमर की तरह काम करेगा। अब ये नॉर्मल सेल जो है ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया, है ना। जब एक बार नॉर्मल सेल अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा, देन उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्यूमर सेल में। ठीक है, और लूज करने में बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, जैसे हो सकता है मे बी बहुत सारे लोग ना ये सिगरेट्स वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट और इसके टाइम पे ना बहुत सारे इंटरकैलेटिंग एजेंट्स होते हैं, उसको यूज करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। मैं उन सारे के भी बारे में बात करूंगी। तो पहले आप ये मान के चलो कि जो कैंसर सेल्स होती हैं, है ना, नॉर्मल सेल्स होती है जो अपना वो आइडेंटिटी लूज कर देती है और उनके में बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोलिफरेशन होने लगता है, तो दैट विल बी नो, आई मीन दैट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द ट्यूमरस सेल। ठीक है, अब देखो, कैंसर सेल जो होती है, अब वही कैंसर सेल जो होती है उसको, इसी को हम लोग कह देते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, आप लोग अच्छे से एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, तभी आप लोगों का ये क्लियर होगा। ठीक है, यही अब इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, क्यों, अब देखो, जैसे मान लो नॉर्मल ऑर्गन है ना, नॉर्मल ऑर्गन है और नॉर्मल सेल्स वगैरह हैं, तो वो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड है, मान लो ऑर्गन। ठीक है, अब वो क्या होगा, यदि उनके में अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनेंगे, ठीक है, यदि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनने लगे तो वो ट्रांसफॉर्म सेल होगा। अब वो जो ट्रांसफॉर्म सेल है, इसमें अनकंट्रोल्ड
अनलिमिटेड सेल प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, जब ये अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड सेल प्रोलिफरेशन होने लगेगा, देन उसके बाद में ये कन्वर्ट, इसी को कहते हैं हम लोग नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में आपको बता देगा कि बताओ इसका मेन डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में आप लोगों को वहां पे बताना पड़ेगा। जैसे बोल देगा कि व्हेन द नॉर्मल सेल लूजेस इट्स प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, देन इट विल बी it will convert into the transformed cell which is having the uncontrolled division, unlimited cell proliferation, and that's why it is known as neoplastic ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड गाइस जो लोग भी लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं प्लीज आप लोग लाइव को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, है ना। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये नॉर्मल, मतलब कि जब इनका ये नॉर्मल सेल का जब मतलब कि प्रोलिफरेशन वगैरह बहुत तेज होने लगा, सब कुछ होने लगा, अब क्या होगा कि तुम्हारा जो कैंसर सेल है, इसमें तो मैंने पहले ही बोला, एक मिनट, तो कैंसर सेल जो है जैसे, ठीक है, ये है कैंसर सेल। अब इसमें क्या होगा कि मैंने बताया कि अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड सेल प्रोलिफरेशन होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं ऐसे कि जिसकी वजह से आपका इसमें अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो देखो कुछ चेंजेस होते हैं सेल के अंदर में। ठीक है, जैसे क्या क्या चेंजेस होंगे, एक होगा सेल साइकिल अल्टरेशन। ठीक है, जब सेल साइकिल इसका अल्टर्ड हो जाएगा, जैसे मान लो कुछ सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ताकि नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल तरीके से डिवाइड करें। बट सेल साइकिल में क्या होगा, है ना, सेल साइकिल में यदि किसी तरीके का चेंज हुआ, क्या पता कोई चेक पॉइंट अरेस्ट हो गया या फिर क्या पता बहुत ही जल्दी जल्दी काम करने लगा। ठीक है, तो वो सेल साइकिल में अल्टरेशन हुआ यदि, तो वो भी तुम्हारा कैंसर सेल्स में कन्वर्जन में हेल्प करता है। फिर रैपिड सेल डिवीजन एक तरीके का है ना, रैपिड सेल डिवीजन होगा, है ना। और जैसे मैंने बताया लॉस हो जाएगा इसका सेल साइकिल रेगुलेशन में, सेल साइकिल रेगुलेशन में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो अच्छी तरीके से ध्यान से रखना, क्योंकि अब जो बताऊंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आप लोग नोट भी करते रहिएगा, हर जगह जब भी आप पढ़ो तो आप नोट भी करिएगा। एंड गाइस जो लोग भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज लाइव सेशन को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा देखो, इसमें कैंसर सेल्स में देखो दो चीजें हो सकती है। एक तो म्यूटेशन, यदि मान लो म्यूटेशन हुआ किसी जीन में, है ना, तभी जो होगा ना नॉर्मल सेल जो होगा वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो कैसे होता है, दो तरीके के जीन्स होंगे मेन। एक होता है आपका प्रोटोऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्कोजीन है ना, और एक है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। देखो प्रोटोऑन्कोजीन पहले तो अभी तो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक, यदि इसमें किसी भी तरीके का म्यूटेशन हुआ, मान लो गेन ऑफ फंक्शन का म्यूटेशन हुआ, गेन ऑफ फंक्शन यदि आए कहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन है तो इसका मतलब वो रिसेसिव म्यूटेशन हुआ। ठीक है, अब देखो गेन ऑफ फंक्शन है तो डोमिनेंट म्यूटेशन कर रहा है, तो यहाँ पे फिर अब ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगा, है ना, तो ये इसका एक्टिव फॉर्म है ना। अब ये क्या करेगा, इसका हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगा ऑन्कोजीन का। जैसे ही हाइपर एक्टिवेशन हुआ, ठीक है, एक सेकेंड इसको नीचे कर लेती हूँ। जैसे ही हाइपर एक्टिवेशन होगा तैसे ही क्या होगा, ये पूरा कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग भी लाइव सेशन में आ रहा है प्लीज मेरे लाइव सेशन को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कैंसर में कन्वर्ट करेगा, तो ये याद रखना प्रोटोऑन्कोजीन वही होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है कैंसर का। इसको यदि तुम्हारा किसी भी तरीके का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ या तो डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ, तो उस केस में क्या होगा, प्रोटोऑन्कोजीन जो होगा वो तुम्हारा ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगा और ऑन्कोजीन फाइनली कैंसर कॉज कर देगा। ठीक है,
अब बात करते हैं ट्यूमर सप्रेशर जीन की। तो ट्यूमर सप्रेशर जीन तो ना ये जो होता है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। ये मतलब जैसे नॉर्मल सेल की आइडेंटिटी मेंटेन करता है ना, इसकी वजह से जल्दी मतलब कि सेल्स जो होते हैं वो कैंसर सेल्स में नहीं कन्वर्ट होती, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके का ग्रोथ इनहिबिटर है ना। अब ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है सेल प्रोलिफरेशन, है ना, ये इनहिबिट करता है। अब देखो प्रोटोऑन्कोजीन जो है ये तो इनएक्टिव फॉर्म है कैंसर का, ठीक है। इसके में तुम्हारा डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ, लेकिन यही ट्यूमर सप्रेशर जीन में क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा, ठीक है। जैसे ही लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ, अब ये क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो ये रिसेसिव म्यूटेशन है, ठीक है। देखो लॉस ऑफ फंक्शन बोला है तो समझ जाना रिसेसिव है, ठीक है। गेन ऑफ फंक्शन बोलेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि वो डोमिनेंट म्यूटेशन है। अब जैसे ये इनहिबिट किया सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है, तो इनएक्टिवेशन हो जाएगा ट्यूमर सप्रेशर जीन का, इनएक्टिवेशन जाएगा ट्यूमर सप्रेशर जीन, और क्या होगा, अब कोई भी सेल प्रोलिफरेशन में इनहिबिशन नहीं रह जाएगा क्योंकि ट्यूमर सेल जो है वो इनएक्टिव हो गया। देखो ये ऐसे प्रोलिफरेशन, नो इनहिबिशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, एंड फाइनली इसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा और ये पूरा कैंसर कॉज कर देगा। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना। और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं, लेंगे बहुत जल्दी लेंगे, और अभी तो कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। पहले आप लोग इससे पहले समझिए कॉन्सेप्ट, पहले पूरा तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग उसमें बिफोर स्क्रीन पे भी लाइव लेंगे, डोंट वरी। अभी तो बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो ये पूरे कॉन्सेप्ट है कि कैसे मतलब कि इसमें होता है। देखो तुम्हारा पहले म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन जीन में यदि होगा तो डेफिनेटली वो नॉर्मल सेल जो है वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे म्यूटेशन में तुम्हारा हो गया डोमिनेंट म्यूटेशन, और एक हो गया तुम्हारा रिसेसिव म्यूटेशन। जो तुम्हारा प्रोटोऑन्कोजीन है, यदि प्रोटोऑन्कोजीन इनएक्टिव फॉर्म होता है, यदि गेन ऑफ फंक्शन हुआ, डोमिनेंट म्यूटेशन होगा तो वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगा, और ऑन्कोजीन में जब हाइपर एक्टिवेशन होगा तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा ट्यूमर सप्रेशर जीन है, ट्यूमर सप्रेशर जीन जो होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर्स होता है। ये क्या करता है, तुम्हारा सेल प्रोलिफरेशन को रोकता है ना। और इसमें यदि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ, रिसेसिव म्यूटेशन हुआ, तो इसमें ट्यूमर सप्रेशर जीन का इनएक्टिवेशन होगा, और फिर उसके बाद में इनके सेल प्रोलिफरेशन पे कोई इनहिबिशन नहीं रह जाएगा, और वो फाइनली कैंसर कॉज कर देगा, ठीक है। तो जिन लोगों का भी ये हो गया है तो बताइएगा, तो मैं इसको इरेज करके दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है। guys, whoever is attending my live session, please like the live video, ठीक है, and also subscribe my channel। इसमें है ऐसे ही, ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो हो गया, दो चीज़ें अच्छे से बता दी मैंने, ठीक है। मैंने बता दी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कैंसर सेल में यदि म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने देखो बता दी। अब जो है, अब देखो क्या है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैंसर सेल, ठीक है, कैंसर सेल में यदि गेन ऑफ फंक्शन हुआ प्रोटोऑन्कोजीन में तो वो क्या करेगा, कैंसर में कन्वर्ट कर देगा, और लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो वो क्या करेगा, ट्यूमर सप्रेशर जीन में यदि लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो तुम्हारा क्या करेगा, वो भी कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ट्यूमर सप्रेशर जीन में सबसे जो इम्पोर्टेंट जीन है वो है P53। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है P53।
इसमें क्या होता है ना, जैसे रिसेसिव म्यूटेशन के लिए तुम्हारे पास क्या है कि जब तुम्हारे पास मान लो डोमिनेंट में क्या होता है ना, जैसे मान लो टी टी है, ठीक है ना, यदि टी टी भी है मान लो, ठीक है, यदि तुम्हारा एक में म्यूटेशन होता है, एक ही अलील में यदि मान लो म्यूटेशन हुआ तो भी ये कॉज कर देगा, क्योंकि इसके पास में ऑलरेडी टी है डोमिनेंट वाला, इससे भी यदि म्यूटेशन हो तो डेफिनेटली इसमें होगा ही होगा। पर यदि तुम्हारा टी टी इसमें कॉज करना होगा तो इसमें जब तुम्हारा रिसेसिव म्यूटेशन में ये होगा कि इसमें जब दोनों जीन तुम्हारा म्यूटेटेड होगा, अलील म्यूटेटेड होगा, दोनों अलील, तभी जाकर के क्या होगा कि वो तुम्हारा उसमें कैंसर सेल में कॉज कर पाएगा। इसमें क्या होता है ना, लोग पता कि मैं अभी वो कॉन्सेप्ट बाद में बताती हूँ, ठीक है। ये अभी आप लोगों का आई होप कि ये वाला चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहा है। सो गाइस, थर्ड प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की, वो है सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी इन ग्रोथ सिग्नल। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है ना कि कैंसर सेल्स को एबिलिटी हो जाती है ताकि वो अपना खुद का ग्रोथ फैक्टर खुद ही मतलब सिंथेसाइज कर पाए। कैंसर सेल्स के पास में ना देखो जो रिसेप्टर होता है, मैंने पहले बताया था, कई बार मैंने अपने सेशन बताया कि कैंसर सेल्स के पास में आरटीके रिसेप्टर होता है, ठीक है, आरटीके रिसेप्टर होता है। ये क्या करता है ना, जैसे मान लो ये कैंसर सेल्स हैं, ठीक है, ये मान लो कैंसर सेल है, ठीक है, कैंसर सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो इसमें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग चलेगी, ये खुद ही अपना फैक्टर सिक्रीट करेगा और खुद ही के रिसेप्टर पे बाइंड कराएगा ताकि ग्रोथ की सिग्नल हो पाए। जैसे यहाँ से इस फैक्टर सिक्रीट हुआ, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर निकला, अब यही ग्रोथ फैक्टर जो है ये जाकर के खुद ही इसी रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और इसको प्रमोट करेगा फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कैंसर सेल क्या कर रही है, सिंथेसाइज कर रही है, रिलीज कर रही है अपनी खुद की ग्रोथ फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए, है ना। और यही है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, इसमें खुद ही ग्रोथ फैक्टर उससे रिलीज होता है और खुद ही सेल पे ही जाके बाइंड करता है ना। तो ऑटोक्राइन मैनर में ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो एक्टिवेट करता है कैंसर सेल को। अब इफ इन कैंसर सेल रिसेप्टर, है ना, गेन ऑफ फंक्शन हो गया, जैसे मान लो आरटीके में ये जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है इसमें गेन ऑफ फंक्शन हो गया, यदि गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो इस आरटीके का हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगा, और जब हाइपर एक्टिवेशन होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये तो इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होने लगेगा, है ना, और उसके बाद में वो भी एक तरीके से कैंसर में ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा, तो कैंसर में और हेल्पफुल हो जाएगा उसको कॉज करने में, ठीक है। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कैंसर सेल के पास में खुद का उसका आरटीके रिसेप्टर होगा, वो ग्रोथ, और कैंसर सेल क्या करती है, खुद का ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करती है, वो खुद ही उसके रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, और जब वो बाइंड कर लेता है तो खुद ही वो ग्रोथ कराता है उसी सेल का, और इसमें ऑटोक्राइन सिग्नलिंग चलती है जो कि मैंने बता दिया। ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे पीडीजीएफ हो गया, प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर हो गया, टीजीएफ अल्फा हो गया, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर हो गया, है ना। ये सब जितने भी ग्रोथ फैक्टर वाले हैं ये सारी चीजें इसमें रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और ये ग्रोथ फैक्टर ही इसको कैंसर सेल को की ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, और आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि कैंसर सेल्स की कितनी प्रॉपर्टी है वो बताओ, और उसमें कौन सा रिसेप्टर होता है, किसमें कैसे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है इसकी, कौन कौन से फैक्टर को वो सिक्रीट करता है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ है ना, जैसे EGFR हो गया, आरटीके रिसेप्टर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आरटीके रिसेप्टर में बात करती हूँ, एक सेकेंड। आरटीके रिसेप्टर में, आरटीके रिसेप्टर में बेसिकली क्या है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा EGFR हो गया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, उसके साथ में देखो HER2 हो गया, है ना, और NCU, ये सब रिसेप्टर हैं। और जब इसी का ना ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, जब ब्रेस्ट कैंसर कॉज होना रहता है उसमें,
तो उसमें ओवर एक्टिवेशन हो जाता है, इन्हीं सब चीजों का ओवर एक्टिवेशन हो जाता है। जब ये ओवर एक्टिवेशन होता है तो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर देता है। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और जिन लोगों को भी पसंद आ रहा हो प्लीज़ आप लोग मेरे लाइव को लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ। तो पता है इसी ब्रेस्ट कैंसर पे ना बहुत सारी चीज़ें अभी रिसर्च में चल भी रही हैं, है ना, जैसे तुम्हारा ये तो आरटीके का रिसेप्टर हो गया, EGFR, HER2, NCU वगैरह, है ना, ओवर एक्सप्रेस होता है ब्रेस्ट कैंसर में। तो इसीलिए ना इसके अगेंस्ट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप की जा रही है, और हुई भी है, एक दो हुई भी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी जो ट्रेंड में है वो है हर्सेप्टिन। ये याद रखिएगा, हर्सेप्टिन, है ना। ये क्या करता है, ये टारगेटेड मोनोथेरेपी है ना, ये टारगेटेड मोनोथेरेपी है। ये क्या करता है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ब्लॉक कर देता है इसी को, HER2, NCU, ये जो EGFR वगैरह रिसेप्टर है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाता है इसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस घट जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो लाइव सेशन, ठीक है, तो लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी। अब है इंट्रासेलुलर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आप लोग जिन लोगों को भी प्रॉपर नोट्स बनाना है वो लोग एक बार लाइव को देख लेंगे। आई होप कि उन लोगों में बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और कैंसर से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, जून वाले सेशन में तो मैंने मैक्सिमम बार टाइम नोटिस किया है, तो उसको आप याद रखिएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अब गाइस क्या होता है, तुम्हारा इंट्रासेलुलर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग, इंट्रासेलुलर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे आरटीके का मैंने बताया कि कैंसर के ऊपर जो होता है वो रिसेप्टर बेसिकली आरटीके होता है। तो आरटीके जब एक्टिवेट होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके बहुत सारे आरटीके एक्टिवेट होने के बाद में उसके रैस, मैफ, मैक, ERK, ऐसे करके कई सारे कैस्केड्स ऑफ सिग्नलिंग चलते हैं, ठीक है। तो जब ये एक्टिवेट होगा ना, जैसे मान लो आरटीके के रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया, एक्टिवेशन हुआ, तो है ना, ये सारी चीजें का भी ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है। जब ओवर एक्सप्रेशन इन लोगों का भी होने लगता है तो भी ये क्या करता है, कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है ना। जैसे कोई भी ग्रोथ फैक्टर्स है या फिर आरटीके में जो भी कैस्केड्स ऑफ सिग्नलिंग में जो भी प्रोटीन्स डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कर रहे हैं, इन सब में भी यदि तुम्हारा गेन ऑफ फंक्शन हुआ और ये सभी ज्यादा अमाउंट में बढ़ने लगे तो उस केस में भी कैंसर कॉज वो करेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, एक तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंट्रासेलुलर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग का ये था। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है तुम्हारा, ठीक है, फोर्थ है तुम्हारा इनसेंसिटिविटी टू एंटी ग्रोथ सिग्नल, insensitivity to anti growth सिग्नल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये क्या करता है तुम्हारा, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है ये तुम्हारा इनिबिट करता है सेल प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेशन को इनिबिट करेगा, है ना, सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है, इसको इनिबिट करेगा, इनिबिट करेगा, और ग्रोथ इनिबिटर की तरह भी इसको कहा जाता है ना, ग्रोथ इनिबिटर की तरह भी इसको लेते हैं। अब जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन में तुम्हारा क्या है, एग्जाम्पल आएगा, देखो ये सब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं और क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो TGF बीटा हो गया रिसेप्टर, ट्यूमर सप्रेशर ग्रोथ वाला जो होता है तुम्हारा
ये हो गया TSG प्रोटीन वगैरह हो गया ट्यूमर सप्रेशर ग्रोथ का। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा SMAD4/5 हो गया, SMAD4/5 भी है ना, TGF बीटा में ही आता है ये भी। P53 है, P53 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मेन है रेगुलेशन का ट्यूमर सप्रेशर जीन में। ठीक है, P53 हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, इसको कहते हैं RB। ठीक है, फिर तुम्हारा हो गया P10 हो गया, फिर आता है तुम्हारा INK4 हो गया, फिर हो गया तुम्हारा APC हो गया, एडिनोमेटोप्सिस पॉलिकुलाई हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है ना ये है तुम्हारे ट्यूमर सप्रेसर जीन, है ना। और किसी भी तरीके का इसमें यदि तुम्हारा लॉस ऑफ मतलब लॉस ऑफ सिग्नलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, कैंसर सेल को रोक नहीं पाएंगी प्रोलिफरेशन में, और ये सारी चीज़ें जो भी नॉर्मल सेल होगा वो तुम्हारा कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, यही है। और याद रखना कौन सा म्यूटेशन होता है इसमें, रिसेसिव म्यूटेशन होता है, रिसेसिव म्यूटेशन होता है। तो जा करके क्या कर देता है, कैंसर कॉज करता है। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा हो। एंड एक सेकेंड, बहुत सारे लोगों का, हाय राजंशु रूबी, ये कैंसर का टॉपिक चल रहा है। ओके ओके, तो देखिए ये हो गया। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है तुम्हारा इमॉर्टल। तो कैंसर सेल के बारे में तो सबको पता है कि इमॉर्टल होता है ना, मरता नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि जो कैंसर सेल पे बहुत रिसर्च होता है, क्योंकि इनके जो डेथ के वगैरह के जो वो मतलब कि सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा डिवीजन होता है और इसकी वजह से ये नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो ये इमॉर्टल होता है, इसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस इनहिबिशन होता है, इनहिबिशन है, और इसके साथ में ये सेल कभी भी बुढ़ा भी नहीं हो सकता, सेनेसेंस इनहिबिशन भी है। बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारे इस पे रिसर्च चल रहे हैं, बट स्टिल अभी तक में कोई पावरफुल नहीं है जो कि कैंसर सेल को रोक दे, वरना इतने सारे जो पेशेंट्स हैं कैंसर से चले जाते हैं। ठीक है, उन लोगों को भी आसान हो जाता है, बट कैंसर सेल्स के इतना ड्रेडेड तरीके का ये बीमारी है कि ये बहुत सारे लोगों में कभी भी छोटा सा मतलब थोड़ा चीज़ भी होता है, थोड़ा सा रूप पकड़ता है एंड देन वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में इंसान का ट्रीटमेंट, इसको डिले ज़रूर कर सकते हो कि भाई तुम को बहुत दिन तक थोड़ा पेशेंट चल जाएगा, लेकिन इसको रोक नहीं सकते कि कैसे वो मतलब कि मतलब वो मरने का उसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बचेगा, या फिर वो कभी कभी होता है कि जहाँ पे भी कैंसर होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो इतना इतने दूर पे है वो कैंसर सेल, तो इतना तक का कट करके ये लोग इंसाइज करके निकाल देते हैं। ठीक है, इतना तक का, ताकि जो ये सेल्स है वो और भी कहीं फैली ना हो, यदि फैली भी हो तो इतने से इसका काम खत्म हो जाए। बट स्टिल यदि वो एक जगह पे कर भी देते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं स्प्रेड हो ही जाता है, कहीं ना कहीं पे आने लगता ही है। तो इसलिए ये होता है कैंसर सेल की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है, इमॉर्टल होता है ना, इमॉर्टल होता है। और उसके साथ में क्या होता है, इसमें इमॉर्टल में एपोप्टोसिस का इनहिबिशन होगा, और एपोप्टोसिस इनहिबिशन होने के बाद में सेनेसेंस का भी इनहिबिशन होगा। इसीलिए जब एपोप्टोसिस नहीं होगी तो सेल डेथ नहीं होगा, और सेनेसेंस इनहिबिशन इसका मतलब कि सेल हमेशा काफी टाइम तक लंबी चलेगी। ठीक है, तो आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस में क्या क्या मैकेनिज्म से वो करता है, तो रेजिस्टेंस होता है इसका टू एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे। अब देखो एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे से इसका रेजिस्टेंस होता है, क्यों, क्योंकि देखो एक्सट्रिंसिक में कैसे होता है, एक्सट्रिंसिक में तुम्हारा सेल है ना, इसमें तुम्हारा डिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है, डेथ
इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे RSAC, यहाँ रिसेप्टर होगा, है ना। जैसे जो नॉर्मल सेल्स, यदि नॉर्मल सेल्स है, यदि उसके ऊपर डेथ रिसेप्टर है ना, डेथ रिसेप्टर होगा, है ना, ठीक। तो इसमें यही होगा कि तुम्हारा जैसे ही आएगा तो इसमें मतलब कि अडेप्टर एक्टिवेट होगा, अडेप्टर के बाद में तुम्हारा कैस्पेज एक्टिवेट होगा, है ना। और कैस्पेज जो होता है ना, जनरली क्या होता है तुम्हारा, जो एक्सट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक वाले में जनरली कैस्पेज 8 का एक्टिवेशन होता है, यही इंट्रिंसिक वाले में कैस्पेज 9 का एक्टिवेशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक में क्या होता है, यदि कोई सेल नॉर्मली बिहेव नहीं करती है तो सेल फिर क्या होता है ना कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना, उसमें साइटोक्रोम सी होता है जो कि लीक करता है बाहर, है ना। इंट्रिंसिक की बता रही हूँ मैं प्रॉपर्टी। साइटोक्रोम सी जो था वो लीक आउट होगा, इसमें प्रो एपोप्टोटिक होगा, एंटी एपोप्टोटिक होगा, है ना। हालांकि ये सारी चीजें मैं अच्छे से बताऊंगी। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होगी, है ना, फिर एंटी एपोप्टोटिक होगा, है ना, फिर से प्रो एपोप्टोटिक होगा, ठीक है। तो ये ऐसा होने पे क्या होता है कि फिर इसमें इंट्रिंसिक पाथवे चलता है, इसमें कैस्पेज 9 का एक्टिवेशन होता है ना। कैस्पेज 9 क्या करता है तुम्हारा, ये जाकर के डीएनए न्यूक्लियस को वही एक्टिवेट करेगा, जाकर के वो फ्रेगमेंट को कट कर डालेगा डीएनए के, है ना, और फाइनली सेल की डेथ हो जाएगी, है ना। यही है तुम्हारा मेन पूरा इंट्रिंसिक पाथवे का। और ये होता है एक्सट्रिंसिक में तुम्हारा वही एनके सेल वगैरह है ना, वो आएगा जब देखेगा कि सेल के ऊपर ये रिसेप्टर एक्सप्रेस हो रहा है तो वो जाके बाइंड करेगा और उसके बाद में ये सारा एक्सट्रिंसिक पाथवे का एक्टिवेशन करेगा और इसके थ्रू एपोप्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। कैंसर सेल जो होती है ना, जैसे इसमें ना रेजिस्टेंट होता है, इसके पास में ना ये जैसे कि ये ऐसा एक रिसेप्टर को एक्सप्रेस करता है जो कि है तुम्हारा डिकोय रिसेप्टर। डिकोय रिसेप्टर जो होता है ना कैंसर सेल में, ये डेथ रिसेप्टर की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। डिकोय रिसेप्टर तुम्हारा डेथ रिसेप्टर की तरह ही बिहेव करता है ना। सी फ्री प्रोटीन होगी और इसकी वजह से कोई भी एपोप्टोसिस होता है वो नहीं होता, नो एपोप्टोसिस, क्योंकि कैंसर सेल जो होती है वो डिकोय रिसेप्टर को एक्सप्रेस करती है और इसमें सी फ्लिप प्रोटीन एक्सप्रेस होता है। इंट्रिंसिक में क्या होगा वो भी बता देती हूँ कि इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस में कैसे इनहिबिशन शो करता है। सॉरी, देखो इंट्रिंसिक में क्या होता है, एक सेकेंड, आई होप ओके, वाईफाई कनेक्ट हो गया है। एक सेकेंड, तो देखिए एक्सट्रिंसिक में कैसे होता है इनहिबिशन, तो अरे इंट्रिंसिक में मैंने बता ही दिया। तो देखो क्या होता है इसमें, जो एंटी एपोप्टोटिक है ना, जैसे कि एक होता है तुम्हारा प्रो एपोप्टोटिक जो कि तुम्हारा हेल्प करता है, प्रो एपोप्टोटिक जो है जैसे BCL2 BCLXL, ये क्या करता है ना, ये तुम्हारा चैनल फॉर्म में हेल्प करता है। जब ये चैनल बनाएगा तभी तो साइटोक्रोम सी बाहर निकलेगा माइटोकॉन्ड्रिया से, साइटोक्रोम सी तभी बाहर निकलेगा जब चैनल बन जाएगा, है ना। और ये चैनल कौन बनाएगा, प्रो एपोप्टोटिक, ठीक है। तो चैनल बनेगा, साइटोक्रोम सी बाहर निकलेगा तो इसका मतलब वो एपोप्टोसिस कराएगा। बट इस कैंसर सेल में क्या होगा कि जो तुम्हारा एंटी एपोप्टोटिक है, जैसे एंटी एपोप्टोटिक है, ठीक है, ये नहीं काम कर रहा है, एक मिनट में, एंटी एपोप्टोटिक है जैसे, है ना, एंटी एपोप्टोटिक में तुम्हारा बहुत सारा आता है ना। और ओके, नहीं नहीं, प्रो एपोप्टोटिक में तुम्हारा आएगा बैक्स बैक, बैक्स बैक,
ये क्या करता है, चैनल बनाता है, तो चैनल बनाएगा तो साइटोक्रोम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जबकि एंटी एपोप्टोटिक में आता है तुम्हारा BCl2 BClXL, ये क्या करता है, ये इसको इनहिबिट करता है प्रो एपोप्टोटिक को, ताकि ये चैनल ना बना पाए। चैनल नहीं बना पाएगा तो एपोप्टोसिस नहीं होगी, है ना। तो यही एंटी एपोप्टोटिक का सिक्रीशन ज्यादा होता है तुम्हारा कैंसर सेल में, इंट्रिंसिक में, ठीक है। वही तो ये जैसे ही इनहिबिशन होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी, एपोप्टोसिस नहीं होगी, और उस केस में क्या होगा कि इमॉर्टल बिहेवियर जो होगा वो बना रहेगा। तो इसमें तुम्हारा क्या होगा कि सेल कभी मरेगा ही नहीं जल्दी, क्योंकि वो एपोप्टोसिस होने ही नहीं दे रहा उसमें, तो कहाँ से होगा। और यदि प्रो एपोप्टोटिक में मान लो इसमें तुम्हारा क्या हुआ, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। यदि लॉस ऑफ फंक्शन हुआ प्रो एपोप्टोटिक में, तो ये चैनल नहीं बना पाएगा और साइटोक्रोम सी इसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा और एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो ये प्रो एपोप्टोटिस में मतलब यही है कि तुम्हारा जो चैनल फॉर्मिंग जो जंक्शंस जो बना रहा है उसको वो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो एक्सप्रेशन होनी बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो, यदि पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक सेशन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा, ठीक है। तो एंटी एपोप्टोटिक जो होता है ये क्या करता है, तुम्हारा प्रो एपोप्टोटिक को रोकता है। प्रो एपोप्टोटिक क्या करता है, चैनल बनाता है, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी जो होता है, यदि किसी तरीके का सेल में डैमेज है, सेल में यदि किसी तरीके का डैमेज है तो ये साइटोक्रोम सी बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस हो जाएगी। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि ये एंटी एपोप्टोटिक जो होता है ये इसका ज्यादा एक्सप्रेशन होता है, जो कि ये प्रो एपोप्टोटिक को रोक देता है, जिसकी वजह से चैनल नहीं बन पाता और इसकी वजह से तुम्हारा एपोप्टोसिस भी नहीं हो पाता है, और इसी वजह से कैंसर सेल होती है वो अपनी इमॉर्टल प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखती है, ठीक है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया हो, है ना। अब देखो एक चीज और है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है तुम्हारा प्रो एपोप्टोटिक में, लॉस ऑफ फंक्शन इन प्रो एपोप्टोटिक, ठीक है। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। अब क्या है, प्रो एपोप्टोटिक वही है जैसे मान लो कोई सेल, ये सेल डैमेज है, मान लो डैमेज है सेल, ठीक है, ये सेल डैमेज है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया, मान लो ऐसे ही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल है, ये साइटोक्रोम सी बाहर निकालेगा, है ना, क्योंकि ये डैमेज हो चुकी है तो अब इसको एपोप्टोसिस में जाना चाहिए, है ना। अब ये क्या हुआ, ये साइटोक्रोम, ये चैनल बनेगा, चैनल बनाने वाले का मैंने पहले बताया कि ये होता है प्रो एपोप्टोटिक, ठीक है। अब यदि तुम्हारा कैंसर सेल में कन्वर्ट होना है तो कैंसर सेल क्या करती है, इसी प्रो एपोप्टोटिक में ना लॉस ऑफ फंक्शन करा देती है। तो जब लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो जाहिर सी बात है चैनल बनाएगा नहीं और साइटोक्रोम से बाहर नहीं निकलेगा और एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैंसर सेल में क्या है, प्रो एपोप्टोटिक जो है तुम्हारा प्रो एपोप्टोटिक नहीं बनेगा और मतलब इसकी वजह से एपोप्टोसिस नहीं होगी, ठीक है। अब देखो सेनेसेंस के कैसे हो, कैसे रेजिस्टेंस होता है सेनेसेंस के लिए, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। देखो रेजिस्टेंस टू सेनेसेंस,
सेनेसेंस के लिए रेजिस्टेंस कैसे हो। तो देखो जब यदि लॉस ऑफ फंक्शन तुम्हारा इसमें हो गया, ठीक है, मान लो लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तुम्हारा मतलब मान लो रिसेसिव म्यूटेशन, रिसेसिव म्यूटेशन हो गया यदि मान लो, तो इसमें जो होगा ना P53 और RB मेन होता है, P53 और RB मेन होता है ना। तो ये क्या करेगा, यदि लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो यही P53 RB क्या करता है, तुम्हारा मेंटेन करके रखता है, सेल को प्रोलिफरेट नहीं होने देता, इनिबिट किया रहता है वो प्रोसेस, ठीक है। लेकिन यदि इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो ये सभी क्या करेंगे, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सेल जो होगा तुम्हारा कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो। तो आज का पहले मैं ये प्रॉपर्टी बताने वाली थी, तो ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ आया होगा तो आप लोग एक बार इसका डेली रूटीन प्रैक्टिस करेगा ताकि बताए कि कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में पूरा डिटेल्ड में, ठीक है। तो ये कैंसर के प्रॉपर्टीज पे था, ठीक है। तो अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं और किस तरीके से इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन के कौन कौन से इन्वॉल्व है, कौन सा म्यूटेशन होगा, कौन कौन से जीन का क्या रोल है ना, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए कैरेक्टरिस्टिक काफी है, ठीक है। थैंक यू। जिन लोगों को भी पसंद आओ प्लीज लाइव सेशन को लाइक जरूर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, इस वीडियो को लाइक भी करेगा, ठीक है, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। एक सेकेंड।